हे वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। बेसिकली सेक्शन 92A डील करता है इसे। ठीक है, एसोसिएट एंटरप्राइजेज, जब भी हम इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात करते हैं, नॉन रेजिडेंट्स की बात करते हैं टैक्सेशन की, तो हमेशा हमें सुनने में आता है एक वर्ड ए, है ना, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। तो इसको कैसे हमको रीड करना है, कैसे पता लगाएं कि एसोसिएटेड एंटरप्राइज है या नहीं है। ठीक है, सेक्शन 92A ही हमें इस चीज के लिए हेल्प करेगा। तो सबसे पहले उसके लिए हमें दोनों टर्म्स का पता होना चाहिए कि एंटरप्राइज एक तो वर्ड क्या होता है और एसोसिएटेड वर्ड क्या होता है। और हमारे लिए ये दोनों ही काम जो है ना, वो पूरी तरीके से हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही कर देता है। ठीक है, सो इसने इनकम टैक्स एक्ट ने एक्सप्लेन किया हुआ है अंडर सेक्शन 92F3 कि व्हाट आर एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस हम किसको बोलते हैं। ठीक है, सो ये यहाँ पे डिफाइन करता है एंटरप्राइज को। ये कहता है कि एक पर्सन, अ पर्सन इंक्लूडिंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, राइट। सो यहाँ पे इसने ये कह के छोड़ दिया। अब पर्सन का मतलब क्या है? पर्सन का मतलब जो हम इनकम टैक्स एक्ट में समझते हैं, मतलब इट कैन बी एन इंडिविजुअल, इट कैन बी HUF, इट कैन बी AOP, इट कैन बी BOI, इट कैन बी AJP एंड इट कैन बी अ कंपनी। कोई नाम भूला रह गया होगा तो वो भी डाल लेना। ठीक है, पर्सन की डेफिनेशन आप लोगों को पता है। सो एंटरप्राइज हेयर मीन्स एक पर्सन इंक्लूडिंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, ये क्या करता हो? ये करता हो कोई भी काम, whether it should be engaged in any of these activities, commercial, ठीक है, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल, इनमें से कोई भी एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो हम इनसे क्या बोलेंगे? एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज बेसिकली एक बड़ा टर्म है जो इन सारी बॉडीज को अपने अंदर लिया हुआ है। हम कंपनी बोलेंगे तो हम सिर्फ कंपनीज की बात करेंगे, इंडिविजुअल की बात करेंगे तो हम सिर्फ इंडिविजुअल सोचेंगे, जब हम पर्सन की बात करेंगे तो हम सबकी बात करेंगे, लेकिन परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं करेंगे। सो बेसिकली एंटरप्राइज इज अ ब्रॉडर टर्म। ये इन सबको इंक्लूड करके चलता है कि चाहे इंडिविजुअल की बात करो, HUF की, AOP की, तो जब भी आपको कोई एक नाम लेना है, आपको वो बॉडी का नाम नहीं लेना, तो यू कैन से इट एंटरप्राइज। ठीक है, सो ये है एंटरप्राइज। और ये क्या काम कर रही होगी? इट कैन बी डूइंग एनी कमर्शियल एक्टिविटी, इट कैन बी डूइंग एनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और अ प्रोफेशनल एक्टिविटी, राइट। अब हम इसे एसोसिएटेड एंटरप्राइज कब मानेंगे? ठीक है, सो एसोसिएटेड एंटरप्राइज तब मानेंगे जब कोई दो या दो से ज्यादा एंटरप्राइजेस जो होंगी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी होंगी वाया 3 लिंक्स। क्या है? मैनेजमेंट, कंट्रोल और कैपिटल। ठीक है, ये एक दूसरे के मैनेजमेंट में कोई ना कोई कंट्रोल रख रही होंगी, या फिर अदरवाइज थ्रू स्टेक्स, शेयर्स, वोटिंग राइट्स कंट्रोल कर रही होंगी, या फिर एक दूसरे के कैपिटल में पार्टिसिपेशन होगा। सो हमें ये 3 की पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो कोई भी एंटरप्राइज जो सेक्शन 92F3 बात करता है, इंक्लूडिंग परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट फॉर ए नॉन रेजिडेंट, अगर वो किसी और दूसरे एंटरप्राइज के मैनेजमेंट में, कंट्रोल में, कैपिटल में कोई भी पार्टिसिपेशन रखता है, तो हम उसे एसोसिएटेड एंटरप्राइज मानेंगे। खत्म हो गया क्या मैम? नहीं, अभी यहां से कहानी शुरू हुई है। तो यहां से आपका ना एक जर्नल स्ट्रक्चर तैयार होता है दिमाग में कि ठीक है, ऐसा कुछ एसोसिएट एंटरप्राइज होता है। अब हम कुछ सिचुएशंस की बात करेंगे और उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा कि दिस इज एग्जैक्टली द एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस आ। ठीक है, सो 92A बेसिकली आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 92A1 एंड 92A2। वन बात करता है डायरेक्टली एसोसिएट एंटरप्राइजेस की कि यहाँ पे दो ही क्राइटेरियाज हैं कि ये दोनों सिचुएशंस होंगी तो वो एसोसिएट एंटरप्राइज कहलाएंगे। ठीक है, 92A2 बात जो करता है वो करता है 13 सिचुएशंस की, जहां पे हम इनको डायरेक्टली एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं बोल पाएंगे, हम बोलेंगे डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज। मतलब ये फर्स्ट इंस्टांस में हमको एसोसिएट एंटरप्राइज जैसा चाहे लुक ना दे या हम नहीं समझ पाए अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, बट यहाँ डीमिंग प्रोविजन लग जाएगा और हमें इसे डीम करना है कि दे आर एसोसिएटेड एंटरप्राइज। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले वाली सिचुएशन शुरू करते हैं क्योंकि दो ही हैं, तो दो को हम फटाफट से समझ लेंगे, है ना। तो ये पहली दो सिचुएशन जहां पे आप डायरेक्टली उन्हें एसोसिएट एंटरप्राइज मानेंगे, वो कौन सी सिचुएशन है? ठीक है, सो सबसे पहली बात, जब कोई एक एंटरप्राइज, ठीक है, पार्टिसिपेट करे। अच्छा, पार्टिसिपेशन कैसा हो सकता है? डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, पार्टिसिपेट करे इन दीज 3 एस्पेक्ट्स। क्या? इन मैनेजमेंट, कंट्रोल
और कैपिटल किसके? ऑफ अदर एंटरप्राइज, किसी और एंटरप्राइज के मैनेजमेंट, कंट्रोल और कैपिटल में अगर कोई एंटरप्राइज पार्टिसिपेट करे, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, और थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज का मतलब जो बीच में लोग आ रहे हैं, चाहे एक हो राउंड के बीच में कोई आदमी या दो हो या काफी सारे हो, तो हम उस सिचुएशन में उसको क्या बुलाएंगे? हम उसे एसोसिएट एंटरप्राइज बुलाएंगे। यहां हमें डीम करने की जरूरत नहीं है। इसको बेहतर तरीके से एक एग्जाम्पल से समझ लेते हो। मान लो ए लिमिटेड है, वो डायरेक्टली यहां पे ना मैनेजमेंट में कंट्रोल लगती है बी लिमिटेड के, और बी लिमिटेड यहां रखता है सी लिमिटेड के डायरेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल, ठीक है। सो ए और बी आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है ना, और बी और सी यहाँ पे दोनों के दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज हैं। कैसे? डायरेक्ट। लेकिन ए और सी का आपस में क्या रिश्ता है? क्योंकि ये जो इंटरमीडियरी, यहाँ पे कितने इंटरमीडियरीज हैं? एक बी लिमिटेड। बी लिमिटेड में ए लिमिटेड ने इन्वेस्ट कर रखा है ना। सो यहाँ पे ये इसके मैनेजमेंट को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, और बी लिमिटेड क्या कर रहा है? सी के। तो इनडायरेक्टली ए सी के मैनेजमेंट को भी कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे इसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल, ठीक है। सो ये जो बात हमने की थी ना यहाँ पे, चाहे वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा हो या इनडायरेक्टली, तो डायरेक्टली अगर हमें बोलूं ए लिमिटेड किस में पार्टिसिपेट कर रहा है? बी लिमिटेड में। और इनडायरेक्टली कहां कर रहा है? सी लिमिटेड में, ठीक है, थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज। तो बी में कोई इंटरमीडियरी है क्या? बी में कोई इंटरमीडियरी नहीं है, बट सी के केस में यहाँ पे एक इंटरमीडियरी है, विच इज बी लिमिटेड, ठीक है। और इन तीनों में से पार्टिसिपेशन का तरीका क्या है? इट इज अ वे ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट कंट्रोल है। अदरवाइज कंट्रोल हो, शेयर, स्टॉक या फिर वोटिंग राइट, तो हम उसे चूज करेंगे, ठीक है। कैपिटल वाला होगा तो कैपिटल, बट ये तीन ही तरीके से वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करता हो, ठीक है। सो पहली सिचुएशन अगर ये अच्छे से क्लियर है तो बाकी सब हम बहुत स्पीड से निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में अगर वन और मोर, एक या इससे ज्यादा क्या एंटरप्राइज, एक या एक से ज्यादा एंटरप्राइज अगर क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? वही तीन चीज, मैनेजमेंट, कंट्रोल और कैपिटल, ठीक है। किसके? ऑफ टू डिफरेंट एंटरप्राइजेस। अब यहां पे ये जो है, पहले वाली सिचुएशन में क्या था? यहां पे एक जो एंटरप्राइज थी वो दूसरी एंटरप्राइज में पार्टिसिपेट कर रही थी, है ना। यहाँ पे एक या एक से ज्यादा एंटरप्राइज अगर दो अलग अलग एंटरप्राइजेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके मैनेजमेंट, कंट्रोल या कैपिटल में, चाहे अब वो पार्टिसिपेशन डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, चाहे थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज हो, ठीक है। यहाँ डू लिख रही हूँ, इसमें सेम इनडायरेक्टली भी वन और मोर के थ्रू वो जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ये दोनों के दोनों कौन? ये जो एंटरप्राइजेस हैं, दो डिफरेंट एंटरप्राइज, ये एसोसिएट एंटरप्राइजेस कहलाएंगे। क्लियर है? देखो जैसे एग्जांपल, मिस्टर ए यहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल करता है ए लिमिटेड को, ठीक है, और बी लिमिटेड को। अब ए जो है ए लिमिटेड को डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है, बी लिमिटेड को डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है ना। लेकिन ए और बी लिमिटेड आपस में कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है मैम, है ना। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से ए और बी, टू डिफरेंट एंटरप्राइजेस आर ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगी? एसोसिएट एंटरप्राइज, क्योंकि ये मैनेज किससे हो रही है? बाय अ कॉमन पर्सन, दैट इज मिस्टर ए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये सबको अच्छे से सिचुएशन क्लियर होगी? यस। थर्ड देखते हैं। थर्ड सिचुएशन के अंदर हमारे पास है डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइजेस, ठीक है। और यहाँ पे आप बिल्कुल मेंटली रेडी रहो कि हम बात करेंगे 13 सिचुएशंस की। तो 13 सिचुएशन मतलब 13 एस्पेक्ट्स होंगे। उस नजरिए से अब हमको सारे के सारे एंटरप्राइजेस को देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो है दैट इज, अगर एक एंटरप्राइज क्या करती है? होल्ड करती है मोर देन इक्वल टू 26% ऑफ वोटिंग पावर, इसे याद रखना। किसमें? अदर एंटरप्राइज। तरीका क्या होना चाहिए? तरीका चाहे डायरेक्टली होल्ड कर रही हो या फिर इनडायरेक्टली होल्ड कर रही हो, तो हम इस दोनों एंटरप्राइज को आपस में क्या बोलेंगे?
डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज, क्योंकि ये पहले दोनों सिचुएशंस में तो फॉल नहीं किया, वहां पे हम वोटिंग पावर की बात एग्जैक्टली परसेंटेज के मैटर से नहीं कर रहे थे। तो परसेंटेज को कौन यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज डिस्क्राइब बाय दिस फर्स्ट पॉइंट। एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज में अगर 26% से ऊपर या उसके बराबर का वोटिंग पावर रखती है तो वो आपस में डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज कहलाते हैं। हमने बेसिकली 26% यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए ये मार्क लगा दिया है कि दिस इज सब्सटैंशियल कंट्रोल, है ना, कि इसको हम कंट्रोल मानेंगे। तो दूसरा पॉइंट भी इससे मैच करता है, ठीक है। अगर कोई एंटरप्राइज या पर्सन, यहां पे अब क्या हो गया, पहले सिर्फ एंटरप्राइज था, अब यहां पे क्या आ गया, एंटरप्राइज और पर्सन होल्ड करता है मोर देन इक्वल टू 26% ऑफ द वोटिंग पावर, चाहे वो डायरेक्टली करे या फिर इनडायरेक्टली करे, ठीक है। किसमें, टू डिफरेंट एंटरप्राइजेस, टू डिफरेंट एंटरप्राइजेस। यहां पे क्या था, यहां पे अदर एंटरप्राइज था, एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज में कर रही है। अब क्या है, एक एंटरप्राइज या कोई पर्सन की बात हो रही है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है यहाँ पे होल्ड करता है 26% से ऊपर की वोटिंग पावर, किसमें, टू डिफरेंट एंटरप्राइजेस में। तो ये दोनों भी आपस में, ये जो दो डिफरेंट एंटरप्राइजेस है ना, दीज विल बी कॉल्ड एज डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज। दोनों का एग्जाम्पल समझो ताकि आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस एक साथ समझ आ जाए, ठीक है। अगर मान लो यहां पे A है, ये B में करीब 33% ऑफ वोटिंग पावर रखता है, B C में करीब करीब 80% जो है वो वोटिंग पावर रखता है। सो अब मुझे ये बताओ कि A और B यहाँ पे तो डायरेक्ट दिख रहा है, हमें डायरेक्ट होल्ड कर रहा है, B और C भी डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन A और C के केस में क्या है, विद वन इंटरमीडिएरी, ठीक है। ये क्या कर रहा है, A C के अंदर क्या कर रहा है यहाँ पे, इनडायरेक्टली, ठीक है। सो ये पहला पॉइंट क्या था, अगर यहाँ पे पहली सिचुएशन में डायरेक्टली करेगा तो डायरेक्टली कौन कर रहा है, A एंड B एंड B एंड C, और इनडायरेक्टली कौन कर रहा है, A एंड C विद इंटरमीडिएरी B, राइट। सो ऐसे सिचुएशन में क्या हम इसे डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज बोलेंगे, यस, A और C क्या हो जाएंगे, डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज। क्या ये दूसरे वाला अप्लाई हो सकता है इसके ऊपर, ठीक है मैम, हो सकता था, बट वहां पे क्या है ना, हम जिसके अंदर देख रहे हैं वो टू डिफरेंट एंटरप्राइजेस है, बट यहाँ पे दो अलग एंटरप्राइजेस की बात नहीं हो रही, मतलब हम किसी कॉमन पर्सन की यहाँ बात करें, ठीक है। सो आप लोग अगर ये समझ गए तो एग्जाम्पल अच्छे समझ जाओगे। मिस्टर ए जो है वो होल्ड करते हैं दो कंपनीज के अंदर, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। एग्जाम्पल भी इसलिए एक जैसे से ड्राफ्टेड है सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। इसमें भी 40%, इसमें भी 40%, क्या अबव 26% है, यस। सो ए जो है ये कॉमन पर्सन है जो एक्स में भी इन्वेस्ट वो कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, वाई में भी। तो इस वजह से एक्स और वाई जिनका आपस में वैसे कोई लेना देना नहीं था, अब टू डिफरेंट एंटरप्राइजेस हैं जिसके अंदर एक कॉमन पर्सन क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है इंटरेस्ट मोर देन 60%। सो ऐसे सिचुएशन में एक्स वाई लिमिटेड क्या हो जाएंगे, डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज। क्लियर है। थर्ड सिचुएशन है एडवांसेस, लोन्स की, ठीक है। अगर एक एंटरप्राइज अगर एडवांस करती है लोन, ठीक है, किसको, अदर एंटरप्राइज को, और ये जो लोन है ना, ये लोन इस अदर जो वो है एंटरप्राइज है, इसकी टोटल एसेट्स की जो बुक वैल्यू है, ठीक है, इससे 51% और मोर है जो लोन की वैल्यू। तो इस सिचुएशन में ये दोनों की दोनों एंटरप्राइजेस आपस में क्या कहलाएंगी, डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज, राइट। इसका मतलब सीधा सा क्या हुआ, बेसिकली इनकी जो अदर एंटरप्राइज था, इसका जो असेट है ना यहाँ पे, इस असेट का 51% से ऊपर का यहाँ लोन खड़ा है। इसका मतलब 51% से ऊपर ये असेट्स किसको बिलोंग कर गई, एक एंटरप्राइज को, है ना। इन केस अगर वो नहीं कर पाएगा तो फिर कैसे जाएगा, उसी के असेट्स बिकवाएगा ना वो, ठीक है। सो इस वजह से ये दोनों क्या कहलाएंगी, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। तो इसका इन्फ्लुएंस आ जाएगा कि नहीं, अदर एंटरप्राइज पे बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को 60 करोड़ का लोन दिया, ठीक है।
अब वाई लिमिटेड की जो टोटल असेट्स की बुक वैल्यू है ना, वो कितनी है? दैट इज 100 करोड़। सो ये जो लोन दिया है ये क्या परसेंटेज पे हो गया? दैट इज 60%। जबकि अगर 51% से ऊपर या बराबर हो तो फिर हम उसे क्या ले लेते हैं? डीम्ड एसोसिएट। तो इस वजह से एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड आपस में क्या हो गई? दीज आर डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज। क्लियर है? वैसे तो हम देखते तो हम इनके बारे में गेस नहीं कर पाते ना, हमें लगता है कि हाँ भाई कोई दो एंटरप्राइजेस अपना अपना काम में लगी हुई है, बट ये जैसे इनके बीच में लिंक निकला तो फिर हम लोगों ने इसे इमीडिएटली पकड़ लिया कि ये एसोसिएट एंटरप्राइजेस है। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन देखिए। नेक्स्ट सिचुएशन इज, जब यहाँ पे हमने किसकी बात की थी? यहाँ हमने बात की थी लोन की। अब हमें एक एक चीज को बस पकड़ते चलना है। अब हम बात करेंगे किसकी? गारंटी की। ठीक है, अगर मान लो कोई एक एंटरप्राइज, ठीक है, क्या कर रहा है? दूसरे एंटरप्राइज को, अदर एंटरप्राइज को, अगर इसके लिए वो गारंटी देता है, और वो गारंटी क्या है? इज मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ टोटल बोरोइंग्स। तो इस सिचुएशन में ये दोनों के दोनों एंटरप्राइजेस आपस में क्या कहलाएंगी? डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। ऐसे कैसे मैम? मतलब गारंटी इन व्हाट सेंस? समझो कोई पी इंक करके कंपनी है, ठीक है, उसका जो टोटल लोन है वो लोन उसने लिया है XYZ बैंक ऑफ अमेरिका से। ठीक है, और इसकी जो लोन है इसकी वैल्यू है $1 मिलियन। राइट, अब क्या करता है ए लिमिटेड, जो कि एक इंडियन कंपनी है, ये ना पी इंक के लिए गारंटी दे देती है। और गारंटी किसकी दे रही है? ये 20% की। इसके टोटल लोन वैल्यू के 20% की गारंटी ए लिमिटेड दे रही है कि भाई वो नहीं चुका पाया तो मैं चुकाऊंगा। हाँ, तो हमने कहा तो इसका क्या लागे, है ना, तुम्हारो कौन लागे, है ना, तो तुमने भाई हमारा क्यों लोन चुकाना है? तो ये जो 20% है, क्या ये मोर देन 10% है? यस। तो इस वजह से क्या पी इंक और ए लिमिटेड आपस में कोई रिश्ता रखेंगे? यस। इसे डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज बोला जाएगा। इज इट क्लियर? यस। अब पांचवी सिचुएशन देखो, जिस स्पीड से आप लोग चल रहे हो, ऐसे ही समझ गए हो, तो फिर तो हम इसे बहुत जल्दी जल्दी निकाल लेंगे। और ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर इस पॉइंट को जरा बहुत केयरफुली समझना, ये बहुत बार आता है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। अगर एंटरप्राइज फर्स्ट और ये अदर एंटरप्राइज, इस अदर एंटरप्राइज के अंदर अगर ये फर्स्ट एंटरप्राइज, ठीक है, अपॉइंट करती है मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या अपॉइंट करती है? मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मान लो इस अदर एंटरप्राइज के अंदर 15 डायरेक्टर्स थे, तो ये फर्स्ट एंटरप्राइज ने इसमें से 8 को इसने अपॉइंट किया है, तो क्या मेजॉरिटी हो गई? यस। तो यहाँ पे ये फर्स्ट और सेकंड एंटरप्राइज आपस में क्या कहलाएंगे? डीम्ड टू एसोसिएट एंटरप्राइज। वो कहेगा भाई तेरा मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मेरे यहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट तू क्यों कर रहा है? और एक दो तो चलो समझ में आता है कि चलो किसी भी वजह से आपने रेफरेंस ले लिया, बट मेजॉरिटी को अपॉइंटमेंट आप कर रहे हो, ठीक है। सो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया, है ना। सो यहाँ पे ये दोनों क्या कहलाएंगे? डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज। सो यहाँ मैंने कहा अपॉइंट करे अगर मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो काफी लोग बोलेंगे कि और क्या हम इसकी क्लैरिटी ले सकते हैं? सो अगर ऐसा नहीं है, मान लो एक एंटरप्राइज, ठीक है, ये जो एंटरप्राइज है फर्स्ट सेकंड एंटरप्राइज में अपॉइंट करती है मोर देन हाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर मेंबर्स, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक या एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकता है ना। ऐसे इन मेंबर्स में एक या एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव मेंबर हो सकता है। तो इतनी पावर किसके पास होती है भाई, कि कोई इतना बड़ा डिसीजन किसी दूसरे एंटरप्राइज के लिए ले रहा है, तो डेफिनेटली उनके बीच में कुछ तो है ना। सो हमने सिर्फ उसको नाम दे दिया है, हमने नाम क्या है? डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज। क्लियर है? इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ज्यादातर हमें वर्किंगली क्वेश्चंस के अंदर यही चीज दिखाई देती है कि वो साइलेंटली नीचे एक लाइन में बोल जाता है कि भाई इतने डायरेक्टर्स ऑफ दिस एंटरप्राइज इज अपॉइंटेड बाय दिस, और बात खत्म, वही खत्म हो गई बात, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेजॉरिटी
जो होगा वो अपॉइंटमेंट कर रहा है, या फिर मोर देन हाफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मेंबर्स, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिखे या वो कहे एक या एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, तो हम उस सिचुएशन में इन दोनों एंटरप्राइजेस को आपस में क्या करेंगे, डीम्ड ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 6 सिचुएशन समझो, अगर मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स और मेंबर्स किसके, गवर्निंग बॉडी के, अब यहां पे हम हर जगह कहां कर रहे थे, अदर एंटरप्राइज, है ना। अब सेम सिचुएशन में हम कहें कि 2 डिफरेंट एंटरप्राइजेस में, ठीक है, ये एंटरप्राइज 1 है, ये एंटरप्राइज 2 है, ये 2 डिफरेंट एंटरप्राइज हैं, इसके अंदर एक एंटरप्राइज 3 है, वो इसके भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इसके भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेम रूल अप्लाई होता है एज आई एम सेइंग अबव। ऊपर सिर्फ सिचुएशन क्या थी, यहाँ पे सिचुएशन थी एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज में, है ना, तो डायरेक्टली हो गया ना, मैं इसमें ए बी में, यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे 2 डिफरेंट एंटरप्राइजेस में एक कॉमन पर्सनालिटी है, एंटरप्राइज 3 एंटरप्राइज 1 में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कर रही है मेजोरिटी, ठीक है, चाहे डायरेक्टली कर रही हो या इनडायरेक्टली कर रही हो, या फिर जो एंटरप्राइज 2 है उसमें भी कर रही है। यहाँ पे एक या एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या मेंबर्स भी हो सकते हैं गवर्निंग बॉडी में, इनको भी वही अपॉइंट कर रहा है। तो अगर ऐसा सिचुएशन भी होगा तो उस सिचुएशन में ये जो दोनों की दोनों बॉडीज हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं था, इन दोनों एंटरप्राइजेस का आपस में लेना देना नहीं था, बट इस एक थर्ड पार्टी से कॉमनली ये दोनों गवर्न हो रही हैं, इस वजह से एंटरप्राइज 1 और एंटरप्राइज 2 आपस में क्या हो जाएंगी, दिस इज डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज। क्लियर है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल समझो, अगर मान लो एक्स लिमिटेड है, उसके अंदर 15 डायरेक्टर्स हैं, पीछे वाले से ही थोड़ा सा उठा रही हूं ताकि आप उसे रेलेवेंट समझ सकें। उसके अंदर मिस्टर ए जो है वो 9 डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, क्या करते हैं, 9 डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहां पे एक है वाई लिमिटेड, इसमें मिस्टर ए जो है ये यहां पे 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। तो ये मिस्टर ए है, ये एक्स लिमिटेड में मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, 15 में से 9 कर रहे हैं, और वाई लिमिटेड में ये एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे ए क्या है, इट्स अ कॉमन पार्टी, है ना। तो ये इसकी वजह से एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड आपस में क्या कहलाएंगे, they are deemed associate enterprise, they are called deemed associate enterprise, ठीक है। यहां तक की गुत्थी सबको समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन में है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, अगर मान लो कोई भी मैन्युफैक्चर या प्रोसेसिंग, कोई भी मैन्युफैक्चर या प्रोसेस किस चीज का, गुड्स का, आर्टिकल्स का या बिजनेस रिलेटेड, कोई भी मैन्युफैक्चर या प्रोसेस गुड्स, आर्टिकल और बिजनेस से रिलेटेड अगर कैरी आउट कर रहा है एक एंटरप्राइज, ठीक है, एक एंटरप्राइज मैन्युफैक्चर या प्रोसेसिंग कर रहा है किसी गुड्स की, आर्टिकल की या बिजनेस की, लेकिन वो एंटरप्राइज ना इस काम को करने के लिए होली डिपेंडेंट है। होली का मतलब क्या होगा, 100% डिपेंडेंट है किस चीज पे, किसी तरीके के किसी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस या फ्रेंचाइजी, या फिर कोई भी डेटा, डॉक्यूमेंटेशन, ड्राइंग्स, स्पेसिफिकेशन जो रिलेट करेगा किसी मॉडल, डिजाइन, किसी सीक्रेट फॉर्मूला, है ना। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हुआ कि वहां कुछ ना कुछ तो चीज वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना या प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट या कोई मॉडल, डिजाइन या कोई सीक्रेट फॉर्मूला होगा जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये एंटरप्राइज जो ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ना, ये पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेंट है, और वो जो भी नो हाउ, पेटेंट या कॉपीराइट है, इंटेंजिबल एसेट कह दूं ताकि याद रहे, है ना, ये जो भी इंटेंजिबल एसेट है इसको बेसिकली ये अदर एंटरप्राइज जो है ना
अदर एंटरप्राइज या तो ओन करता है या फिर इसके पास इसके एक्सक्लूसिव राइट्स हैं कि यही इसे इस्तेमाल कर सकता है और अपनी पावर को इस्तेमाल करके ये अदर एंटरप्राइज क्या कर रहा है, इसे इसे यूज करने दे रहा है। सो जो फर्स्ट एंटरप्राइज है ना आपकी, ये एंटरप्राइज जो भी मैन्युफैक्चर कर रही है, इस मैन्युफैक्चरिंग का जो बेस है, जो भी इसके पास फॉर्मूला है या कोई पेटेंट प्रोडक्ट है या कोई नो हाउ है या किसी तरीके की कोई कॉपीराइट ट्रेडमार्क है या लाइसेंस है या फ्रेंचाइजी है, ये ऑन सेकेंड एंटरप्राइज करता है, लेकिन से यूज कौन कर रहा है, एंटरप्राइज वन। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो यहाँ पे ये एंटरप्राइज वन और एंटरप्राइज दो, दोनों की दोनों आपस में क्या कहलाएंगी, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। ठीक है, क्लियर है सबको। अब इसी से मिलती जुलती सिचुएशन है नेक्स्ट, ज्यादातर दो दो सिचुएशन सेम सेम आ रही है ना। एट्थ सिचुएशन, अगर कोई मैन्युफैक्चर, अभी भी हम यही कर रहे थे, या कोई प्रोसेसिंग किसकी, गुड्स की या फिर आर्टिकल्स की, रिक्वायर करती है कोई रॉ मटेरियल, ठीक है, या फिर कोई कंज्यूमरेबल्स, और ये रॉ मटेरियल और कंज्यूमरेबल जो है ये 90% या उससे ज्यादा सप्लाई कौन कर रहा है, अदर एंटरप्राइज। कौन सप्लाई कर रहा है, अदर एंटरप्राइज। मतलब जो फर्स्ट एंटरप्राइज है ना, इसका जो भी मैन्युफैक्चर है गुड्स और आर्टिकल, इसमें जो रॉ मटेरियल उसे चाहिए वो 90% या उससे ज्यादा वो अदर एंटरप्राइज से ही ले रहा है, कहीं और से नहीं ले रहा। या तो ये इससे डायरेक्टली ले रहा है, अदर एंटरप्राइज है ना, या फिर किसी अदर पर्सन से ले रहा है, लेकिन वो अदर पर्सन स्पेसिफाइड बाय दिस एंटरप्राइज है। इसी ने स्पेसिफाई किया होगा कि भाई देखो मैं भी उसी से लेता हूं, तुम भी उसी लेना। ठीक है, ये कैसे हमें पता चलेगा, जब इस अदर पर्सन का जो प्राइस है और अदर कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को ये अदर एंटरप्राइज इन्फ्लुएंस कर सकता हो। तो मतलब इसके कंट्रोल में ही है ना ये अदर पर्सन, ये खुद ना हो करके इसके बिहाफ पे ही ये बंदा एक्ट कर रहा है। सो अगर कोई भी एंटरप्राइज जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग कर रहा है गुड्स या आर्टिकल की, उसमें जो रॉ मटेरियल या कंज्यूमरेबल्स यूज कर रहा है वो अदर एंटरप्राइज से ही वो ले रहा है 90% और उससे ज्यादा, मतलब कि पूरी तरीके से इसी पे डिपेंडेंट है। वो अदर एंटरप्राइज खुद हो या वो किसी थर्ड पार्टी को रेफरेंस दे रही हो, जिसका पूरा प्राइस और अदर कंट्रोल्स, इसका मतलब इसका पूरा इन्फ्लुएंस जो है उस अदर एंटरप्राइज का ही है। सो इस सिचुएशन में ये अदर एंटरप्राइज एंड दिस, ये दोनों की दोनों आपस में क्या कहलाएंगी, डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज। ठीक है, सो पहले सिचुएशन में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या देख रहे थे, अगर किसी भी तरीके का कोई इंटेंजिबल एसेट का यूज मैन्युफैक्चरिंग के दौरान फर्स्ट एंटरप्राइज करती है और वो होली डिपेंडेंट है ना, 100% था यहाँ पे, यहाँ 90% नहीं था, 100% दूसरी एंटरप्राइज पे है, तो वो दोनों की दोनों यहाँ पे क्या कहलाती हैं, दोनों के दोनों यहाँ पे डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज। यहाँ पे क्या कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड में रॉ मटेरियल या कंज्यूमरेबल्स वो दूसरे एंटरप्राइज से ले रहा है और 90% से ऊपर है ना, हो सकता है 10% इधर उधर से कर रहा हो, 90% का क्राइटेरिया हमको याद रखना है। ठीक है, चलिए 9th पॉइंट देखते हैं। अगर कोई गुड्स या आर्टिकल्स जो मैन्युफैक्चर या प्रोसेस हुए हों, किससे, बाय फर्स्ट एंटरप्राइज, मैं एक एंटरप्राइज को फर्स्ट बोल देती हूँ, ठीक है, और ये सेल हुए हों एंड आर सोल्ड टू अदर एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज एक प्रोडक्ट बना रही है या आर्टिकल बना रही है और उसको सेल कर रही है अदर एंटरप्राइज को, या फिर यहाँ पे इस अदर एंटरप्राइज ने जिस पर्सन को स्पेसिफाई किया है उसको बेच रही है, मीन्स अदर्स एंटरप्राइज खुद हो या पर्सन स्पेसिफाइड बाय दिस अदर एंटरप्राइज। और
यहाँ पे ये सिचुएशन में ये दोनों की दोनों पार्टीज जो होंगी ये क्या कहलाएंगी, दे आर डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज। किस वजह से, क्योंकि वो बना ही काम किसके लिए रही है, दूसरे के लिए। उसने जो कुछ भी मैन्युफैक्चर किया वो सारा का सारा वो किसको बेच रही है, अदर एंटरप्राइज को। जब यहाँ पे हमें पर्सन स्पेसिफाइड को हमेशा वेरीफाई करना है तो क्या देखना हमें कि इसके जो प्राइस है ना, जो इसके प्राइजेस हैं या अदर कंडीशंस हैं, वो कंडीशन सब इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस एंटरप्राइज होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मतलब ये पर्सन स्पेसिफाइड बाय दिस एंटरप्राइज है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो एंटरप्राइज थी फर्स्ट, ये और ये दोनों की दोनों आपस में क्या कहलाएंगी, डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज। क्लियर है। 10th पॉइंट देखते हैं। अगर एक एंटरप्राइज, ठीक है, कंट्रोल होती है, क्या होती है, कंट्रोल होती है बाय एन इंडिविजुअल। यहां पे अभी हम इंडिविजुअल की बात करें। एक एंटरप्राइज कंट्रोल होती है बाय एन इंडिविजुअल, और जो अदर एंटरप्राइज है, ठीक है, वो कंट्रोल होती है किससे, बाय दैट इंडिविजुअल ओनली, या फिर उसके रिलेटिव से, या फिर उस इंडिविजुअल प्लस रिलेटिव के कॉम्बिनेशन से। तो उस केस में ये अदर एंटरप्राइज एंड दिस एंटरप्राइज दे बोथ आर डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज। मुझे लगता नहीं इसमें एग्जांपल देने की जरूरत है, समझ गए होंगे आप। मान लो कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दो रिलेटिव्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ये दोनों रिलेटिव्स हैं, ठीक है। ये कंट्रोल करते हैं एक्स ए लिमिटेड को, और ये कंट्रोल करते हैं बी लिमिटेड को। क्योंकि ये दोनों रिलेटिव्स हैं तो यहाँ पे ए लिमिटेड बी लिमिटेड जो आपस में अगर कुछ काम करेगी तो उसे हम बोलेंगे क्या, डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइजेस। क्योंकि ए बी जो दोनों के दोनों क्या है, रिलेटिव्स, तो वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इसमें हमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है, सिर्फ पॉइंटर था तो हमने मेंशन कर लिया। आगे के जो पेंडिंग पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे ऐसे ही हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा इफ एंड बट नहीं है। 11th सिचुएशन देखो। अगर कोई एंटरप्राइज, ठीक है, ये कंट्रोल होती है किससे, एक एचयूएफ से, और जो अदर एंटरप्राइज है ना, ये कंट्रोल होती है किससे, मेंबर ऑफ दिस एचयूएफ, ठीक है। सो क्या हुआ, एक एंटरप्राइज थी, इसको कंट्रोल कर रहा है एक एचयूएफ, ठीक है। अब इस एचयूएफ के अंदर कुछ मेंबर्स हैं, इनमें से कोई एक मेंबर एक अलग एंटरप्राइज को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। सो ये दोनों की दोनों एंटरप्राइज जो होंगी, एंटरप्राइज 1 एंड एंटरप्राइज 2, ये दोनों की दोनों क्या कहलाएंगी, यार, डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज। अब यहां सिर्फ मेंबर नहीं, अगर इस मेंबर का कोई रिलेटिव है, रिलेटिव ऑफ द एचयूएफ मेंबर, तो भी सेम बात है ना, फिर भी इंपैक्ट होगा। और अगर मेंबर एंड रिलेटिव दोनों मिलकर के, ठीक है, जॉइंटली अगर करते हैं कंट्रोल इस अदर एंटिटी को, तो भी। तो ये तीनों सिचुएशंस को आपने याद रखना है। अगर कोई एक एंटिटी कंट्रोल किसी एचयूएफ से हो रही है, उस एचयूएफ का मेंबर दूसरी किसी एंटिटी को कंट्रोल कर रहा है, या उस मेंबर का रिलेटिव कंट्रोल कर रहा है, या मेंबर रिलेटिव कॉम्बिनेशन में कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो दोनों के दोनों एंटरप्राइजेस आपस में क्या कहलाएंगी, डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज। क्लियर है। उसके बाद इसमें अगर कोई एग्जाम्पल समझना चाहो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ड्राफ्ट कर लेती हूँ। मान लो एक एचयूएफ है, उसके अंदर मेंबर्स हैं, ठीक है। ये मेंबर जो है ना, बी लिमिटेड जो है एक कंपनी, उसको कंट्रोल करता है, और ये जो एचयूएफ है ना, ये कंट्रोल करती है ए लिमिटेड को, ठीक है। अब ए लिमिटेड बी लिमिटेड आपस में क्या कहलाएंगी, डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, ठीक है, क्योंकि वहां मेंबर का कंट्रोल है और यहाँ पे एचयूएफ का कंट्रोल है। क्लियर। अब 12th सिचुएशन समझिए। अगर कोई एक एंटरप्राइज, वन एंटरप्राइज, ये क्या हो सकती है, ये फर्म हो सकती है, ये एओपीज हो सकती हैं, ये बीओआई हो सकती है, बस यही, ठीक है, कंपनी वगैरह नहीं, इंडिविजुअल नहीं। अगर कोई एक एंटरप्राइज इन तीन में से कुछ है, ठीक है, और जो अदर एंटरप्राइज है वो इस फर्म में या इस एओपी में या इस बीओआई में, ठीक है, होल्ड करता है मोर देन 10% ऑफ इंटरेस्ट, होल्ड करता है मोर देन 10% ऑफ इंटरेस्ट,
तो ये दोनों की दोनों एंटरप्राइजेस जो होंगी, ये दोनों की दोनों आपस में क्या कहलाएंगी? डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। क्लियर है? अगर एक एंटरप्राइज, अगर वो मान लो एक फर्म है, उस फर्म के अंदर दूसरी एंटरप्राइज वो अगर 10% से ऊपर का इंटरेस्ट होल्ड करता है, तो इस केस में ये पहली एंटरप्राइज और दूसरी एंटरप्राइज, मतलब ये फर्म और ये दूसरा एंटरप्राइज आपस में क्या कहलाएगा? डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और लास्ट को समझने के लिए इन्होंने थोड़ा सा ओपन छोड़ा है। लाइक ऑलवेज इनकम टैक्स एक्ट क्या करता है? हमेशा लास्ट में अदर्स की कैटेगरी डालता है ना। सो ये भी अदर्स हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट सा अदर्स है। ये कहता है कि यहाँ पे अगर कोई भी, आप दो एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हो, इन दो एंटरप्राइजेस के बीच में अगर कभी भी कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो शो हमें क्या करता है? म्यूचुअल इंटरेस्ट। क्या शो करता है? म्यूचुअल इंटरेस्ट। और इसमें भी आगे इन्होंने लिखा है एज प्रिस्क्राइब्ड, और जब भी ये वर्ड लिखा होता है एज प्रिस्क्राइब मीन दिस इज गवर्न बाय रूल्स, है ना। सो इसने ऐसे ओपन करके छोड़ दिया है। तो इसने कहा कोई भी दो एंटरप्राइजेस अगर उनके बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और हमें लगता है म्यूचुअली इंटरेस्टेड है एक दूसरे में, तो वो भी डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस कहलाएंगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो दोनों की दोनों एंटरप्राइजेस जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही सरवाइव कर रही हैं। एक का प्रॉफिट, एक के डिसीजंस, एक की फंक्शनैलिटी दूसरे को इम्पैक्ट करेगी। अगर ऐसा कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट हमें दिखाई देता है तो हम इसे डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज कह देंगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। एक एंटरप्राइज ए है जो क्या करती है? डिजाइनर बॉटल्स बनाती है, ठीक है, और एक एंटरप्राइज बी है जो क्या करती है? इसकी ऐसी ही बॉटल्स की स्पेसिफिक, जो ये बॉटल्स हैं इनकी कैप्स बनाती है। अब ये दोनों दिखने में हमें दो डिफरेंट डिफरेंट एंटरप्राइज दिख रही हैं, दोनों का काम धंधा अलग अलग ही चीजें मैन्युफैक्चर कर रही हैं, बट अगर ए काम करना बंद कर दे तो बी सर्वाइव करेगी? नहीं, इसकी कैप्स तो सारी की सारी ए ही ले रही थी, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा बी। और अगर बी काम करने बंद कर दे तो क्या ए सर्वाइव कर पाएगा? तो ए सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बेसिकली एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है ना। इन लोगों के डिसीजंस, इन लोगों की फंक्शनैलिटी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। सो यहाँ पे हमें नहीं म्यूचुअल इंटरेस्ट दिखता है, जिस वजह से हम क्या कहेंगे? से डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज। क्लियर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एसोसिएट एंटरप्राइज। ये 13 पॉइंट्स से होपफुली आप लोगों को याद रहेंगे। अगर हम एक फास्ट रिवाइज इसकी करें, सो लेट्स सी। यहाँ पे हमारे पास पहली दो सिचुएशंस के अंदर क्या थे? अगर एक एंटरप्राइज दूसरे के मैनेजमेंट, कंट्रोल और कैपिटल में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, दूसरे की जगह वो मल्टीपल भी हो सकती हैं, तो वो दूसरी सिचुएशन थी। डीम्ड के केस में पहला हमारा है 26% और मोर वोटिंग पावर। दूसरे सेच में 26% और मोर वोटिंग पावर मोर देन, अगर दो डिफरेंट एंटरप्राइजेस का होगा तो वो डिफरेंट एंटरप्राइजेस जो है वो आपस में डीम्ड हो जाएंगी। तीसरी सिचुएशन में लोन की बात थी। लोन कितना? 50% से ज्यादा या बराबर ऑफ द टोटल एसेट ऑफ, जो टोटल एसेट का बुक वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था जो यहाँ पे, दैट वाज रिलेटेड टू गारंटी। अगर 10% से ऊपर, जो टोटल बोरोइंग्स की 10% से ऊपर या बराबर गारंटी ले लेता है एक एंटरप्राइज, तो हम उसे एसोसिएट डीम्ड मान लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट को लेकर के था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। नेक्स्ट पॉइंट भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव मेंबर के ही था, बस यहाँ पे क्या था? एक कॉमन बॉडी जब दो डिफरेंट एंटरप्राइजेस को होल्ड कर रहा हो। 7th पॉइंट यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड था। अगर मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे हम कहते हैं कि दूसरे एंटरप्राइज पे आप 100% डिपेंडेंट हो, जो दूसरे एंटरप्राइज ओन करते हैं या एक्सक्लूसिवली जो उनके पास राइट्स हैं रिलेटेड टू पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ या किसी भी टेक्नोलॉजी का, उसे ही आप यूज करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हो, तो आप दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज करोगे, ठीक है। इससे सेम पॉइंट मिलता जुलता नेक्स्ट था, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग की बात थी, लेकिन यहाँ बात है रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल या कंज्यूमेबल जो है 90% या उससे ऊपर आप उस एंटरप्राइज से ही ले लो दूसरे से, तो फिर आप दोनों के दोनों डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज कहलाओगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है यहाँ गुड और आर्टिकल अगर मैन्युफैक्चर या प्रोसेस हो रहे हैं और वो बेचे एक ही आदमी को जा रहे हैं, ठीक है, मैं हमेशा प्रोड्यूस करता हूँ और दूसरे एसोसिएट उसको सॉरी एंटरप्राइज को बेच रहा हूँ, तो मैं उसी को क्यों बेच रहा हूँ भाई? कि मार्केट में कोई और नहीं है, तो वी बोथ विल बी कॉल्ड एज एन डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जहां पे भी कोई एक इंडिविजुअल जो है वो कंट्रोल करता है एक एंटरप्राइज को, और उसी वही बंदा जो है या उसका रिलेटिव या वो और उसका रिलेटिव मिलकर दूसरे एंटरप्राइज को भी कंट्रोल कर रहे हैं, तो उस केस में भी ये दोनों की दोनों एंटरप्राइजेस जो होंगी वो डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस कहलाएंगी, ठीक है।
11th पॉइंट में हमने बात की थी एचयूएफ की, है ना। पहले में इंडिविजुअल था, दूसरे में एचयूएफ। तो एचयूएफ हो, काम मेंबर हो, या उसका रिलेटिव हो, या ये दोनों हो। उसे नेक्स्ट सिचुएशन में हमने बात की थी, अगर एक एंटरप्राइज जो कि क्या हो, सिर्फ हम यहाँ बात कर रहे हैं फर्म, एओपी, बीओआईज की। अगर इन तीन नेचर में जो दूसरा एंटरप्राइज है, जो कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो ओपन डेफिनेशन थी एंटरप्राइज की, वो अगर 10% से ऊपर का होल्ड करता है इंटरेस्ट, तो उस केस में ये दोनों के दोनों एंटरप्राइजेस आपस में क्या कहलाएंगे, डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज। एंड लास्ट पॉइंट के केस में अगर दोनों में म्यूचुअल इंटरेस्ट दिख जाता है दो एंटरप्राइजेस में कि दोनों सर्वाइव ही नहीं कर सकते एक दूसरे के बगैर, तो हम इसे डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज कहेंगे। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और जिन लोगों ने वैसे सारा अच्छे से रिवाइज किया, लास्ट वाला अच्छे से सुन लेना, बस इसी से रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।